हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IICS प्लेटफॉर्म। आज है 14th ऑफ नवंबर और 14th ऑफ नवंबर क्या करेंगे हम करंट अफेयर के MCQ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आउट ऑफ सिटी गया था 3-4 दिन के लिए, इसलिए मेरे वीडियो नहीं है 3-4 दिन के। अब रेगुलरली वीडियो आएंगे। अब मैं वापस आ गया हूँ। क्लियर? चलते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ रिटेल इन्फ्लेशन इन अक्टूबर मंथ एज पर डेटा ऑफ NSO। क्या है दोस्तों कि ये पूछ रहा है कि बताइए NSO के डेटा के हिसाब से अक्टूबर के मंथ में रिटेल इन्फ्लेशन कितना था। तो जान लेते हैं अपन। रिटेल इन्फ्लेशन आया है 6.21%। ये तो ज्यादा आया है 6.21%, क्योंकि RBI की पॉलिसी है। RBI ने बोला है कि हम रिटेल जो कि रेपो रेट जो कि 6.5% है, इसको तभी कम करेंगे जब हमारा रिटेल इन्फ्लेशन एडजस्टेबल हो जाएगा। अब रिटेल इन्फ्लेशन एडजस्टेबल कितना होगा सर जी? तो रिटेल इन्फ्लेशन एडजस्टेबल चाहिए कम से कम 4%, समझ लो, ±2 4%। क्लियर? ये बोला RBI ने। अब 6.21%, 14 मंथ मतलब 14 मंथ के बाद इतना हाई आया है 6.21% ऑफ द रिटेल इन्फ्लेशन। अब क्या है, दिसंबर में इसकी मीटिंग है। किसकी मीटिंग है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है, जो कि रेट डिसाइड करती है क्या रेपो रेट में चेंजेस आएंगे या फिर जो 10 मीटिंग से हो रहा है, क्या हो रहा है कि अनचेंज रहेगा। रेपो रेट बिल्कुल चेंज नहीं किया गया है, तो वही रहेगा। दिसंबर में डिसाइड करा जाएगा। और कौन डिसाइड करेगा? RBI गवर्नर इस कमेटी को हेड करते हैं, शक्तिकांत दास जी। वही डिसाइड करेंगे कि रेपो रेट को कम करना है कि बढ़ाना है। क्लियर? अब कितना रिटेल इन्फ्लेशन आया क्यों है, इसका फैक्टर क्या है सर जी? तो इसका फैक्टर है फूड इन्फ्लेशन। फूड इन्फ्लेशन इन द सितंबर मंथ, फूड इन्फ्लेशन था 10.87%। वेजिटेबल, हाई प्राइस ऑफ द वेजिटेबल, फ्रूट्स, मीट, देन आफ्टर एडिबल ऑयल। एडिबल ऑयल की प्राइस क्यों बढ़ गई? क्योंकि कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी इसके ऊपर। क्या कर दिया? कस्टम ड्यूटी को एनहांस कर दिया। दैट इज अ मेन रीजन। दैट इज अ मेन रीजन ऑफ दी अक्टूबर मंथ दी रिटेल इन्फ्लेशन हाई नियरली 6.21%। याद रखोगे, ये आपको डेटा याद रखना है। अक्टूबर मंथ का रिटेल इन्फ्लेशन कितना आया है? 6.21%। अब ये डिसाइड करना है कि मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट को कम करना है कि नहीं करना। दैट डिपेंड ऑन द दिसंबर मंथ ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी दैट हेडेड बाय द शक्तिकांत दास, RBI गवर्नर। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ इंडियन फैक्ट्री आउटपुट इन सितंबर मंथ एज पर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। देखो, आप जानते हो ये एक इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये क्या बताता है कि इंडिया की इंडस्ट्री, इंडिया जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनके आउटपुट को वीकेंड से शो करता है। क्लियर? उनके आउटपुट को शो करता है। अब ये पूछ रहा है कि बताइए सितंबर मंथ में IIP कितना आया है। तो देखो, हाई आया है 3.1% आया है। कितना आया है? 3.1% IIP आया है। अब ये आया क्यों है? इतना आउटपुट मतलब इंडिया के अंदर फैक्ट्री की अच्छी ग्रोथ हो रही है, तो इसका कारण क्या है? तो सर आप हर लेक्चर बताते हो फैक्टर, तो आप बताइए कि इसका फैक्टर इतना क्यों आया है, इतना आउटपुट का हाई क्यों आया है? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ हो रही है। क्या हो रहा है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ हो रही है। इसके साथ साथ माइनिंग की भी ग्रोथ हो रही है। क्लियर? एंड इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की भी ग्रोथ हो रही है। याद रखोगे दोस्तों, याद रखोगे, दैट इज अ मेन रीजन ऑफ द हाई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और द IIP, दैट इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन द मंथ ऑफ सितंबर। क्लियर? याद रखोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट है विच कंट्री विल होस्ट G20 समिट इन 2024। देखो ये क्वेश्चन तो बच्चा बता देगा इसका आंसर, क्योंकि 2023 की G20 की मीटिंग इंडिया में हुई थी, आपको याद होगा, क्योंकि इंडिया ने इसको इतनी तरह प्रमोशन किया था, G20 समिट को इतना अच्छा प्रमोशन किया था, इवन रीजनल लेवल और गांव लेवल पर भी इसके पोस्टर लगे हुए थे कि इंडिया होस्ट करने जा रहा है G20 समिट। अब क्या है, 2023 का तो इंडिया ने होस्ट करा था, अब 2024 का होस्ट करने जा रहा है ब्राजील। क्या है दोस्तों, ब्राजील, आई थिंक मैं मेंशन नहीं किया है, ब्राजील। अब ब्राजील होस्ट करने जा रहा है और हमारे मोदी साहब भी जाने वाले हैं इस G20 समिट में, और ये होगी 18 नवंबर और 19 नवंबर को मोदी साहब जाएंगे। क्लियर। और क्या डिस्कस करने वाले हैं, ये एजेंडा लेके जा रहे हैं, ग्लोबल साउथ समिट का एजेंडा लेके जा रहे हैं। अब ग्लोबल साउथ समिट क्या है, ये समिट है जो कि 2 साल से इंडिया होस्ट कर रही है इस समिट को। इसका मेन मोटिव यही है कि जो साउथ की कंट्रियां हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री या फिर डेवलपिंग कंट्री, उनका भी वी कैन से पार्टिसिपेशन होना चाहिए वर्ल्ड के इशू में, इन्वॉल्वमेंट के अंदर। क्लियर। उनकी पार्टिसिपेशन को एनहांस करना और उनकी वॉइस को हायर लेवल तक पहुंचाना, दैट इज द मेन रीजन ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट। क्लियर। अब क्या है, इसके साथ साथ और क्या डिस्कस किया जाएगा, और मोदी साहब क्लाइमेट के ऊपर, देन आफ्टर जेंडर इक्वालिटी, जेंडर के ऊपर, ये सारे इशू हैं जो कि डिस्कस करेंगे। अब इससे पहले मोदी साहब एक और कंट्री में जाने वाले हैं, वो है नाइजेरिया। कौन सी कंट्री है, नाइजेरिया। और नाइजेरिया में मोदी साहब की 2 दिन की विजिट है। कौन कौन सी, 16 एंड 17 नवंबर। यहां पर क्या करेंगे सर नाइजेरिया में, और नाइजेरिया में कितनी साल बाद हमारे देश का प्रधानमंत्री जा रहा है। तो देखो, मोदी साहब पहली बार नाइजेरिया जा रहे हैं, मतलब मोदी साहब जब से प्रधानमंत्री बने हैं सिंस 2014 से नाइजेरिया कंट्री में वो पहली बार जा रहे हैं। और 17 साल बाद, 17 ईयर बाद कोई हमारे देश का प्रधानमंत्री नाइजेरिया जा रहा है, और नाइजेरिया में स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप पर डिस्कस किया जाएगा। क्या डिस्कस किया जाएगा, स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप पर डिस्कस किया जाएगा, स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप पर डिस्कस किया जाएगा। देन आफ्टर मोदी साहब एड्रेस करेंगे, एड्रेस इंडियन कम्युनिटीज, कौन सी है, इंडियन कम्युनिटीज को एड्रेस करेंगे जो कि नाइजेरिया में रह रही हैं। क्लियर। देन आफ्टर मोदी साहब गुआना भी जाएंगे। कहाँ जाएंगे, गुआना कंट्री भी जाएंगे। और गुआना कंट्री के जो प्रेसिडेंट हैं उनको तो आप अच्छी तरह जानते होंगे, इनका नाम है इरफान अली। क्या नाम है, इरफान अली। ये कौन है, ये चीफ गेस्ट थे 17 प्रवासी भारतीय दिवस में। क्या थे, जो कि इंदौर में 17th प्रवासी भारतीय दिवस हुआ था, उसमें इंदौर में ये इरफान अली चीफ गेस्ट थे, गुआना के प्रेसिडेंट। याद रखोगे। तो मोदी साहब कहाँ जाने वाले हैं, पहले जाएंगे नाइजेरिया, नाइजेरिया के बाद जाएंगे ब्राजील G20 समिट को अटेंड करने, देन आफ्टर गुआना। याद रखोगे। तो G20 की समिट कौन होस्ट करने जा रहा है, ब्राजील कंट्री इन 2024। याद रखना। क्लियर। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच डे इज ऑब्जर्व एज अ वर्ल्ड डायबिटीज डे। देखो, वर्ल्ड डायबिटीज डे कब पड़ता है, तो वर्ल्ड डायबिटीज है 14 नवंबर को। 14 नवंबर को आज के दिन वर्ल्ड डायबिटीज डे पड़ता है। अब सर आपके वीडियो की स्पेशलिटी रहती है कि आप हर डे की थीम बताते हो, तो इस बार 2024 की भी थीम है कि नहीं है, बिल्कुल है। इसकी थीम है, क्या है, ब्रेकिंग बैरियर ब्रिजिंग गैप। क्या है, ब्रेकिंग बैरियर ब्रिजिंग गैप। ये 2024 की थीम है वर्ल्ड डायबिटीज डे की।
क्लियर। तो ब्रेकिंग बैरियर, जो रुकावट आ रही है उसको ब्रेक कर दो, और ब्रिजिंग गैप, जो भी गैप है उसको पूरा फिल कर दो, एक भी गैप नहीं रहना चाहिए। क्लियर, समझ गए, सिंपल था। 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे ऑब्जर्व किया जाता है। क्लियर, चलते हैं। और इसका मेन एम क्या होता है सर, एम तो बता दीजिए। एम टू एनहांस अवेयरनेस ऑफ डायबिटीज की अवेयरनेस को एनहांस करना इसका मेन एम है। क्लियर, चलते हैं क्वेश्चन पर। विच मिनिस्ट्री इनॉग्रेट 25th मीटिंग ऑफ साउथ एशियन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर काउंसिल स्टार्क 25 इन न्यू दिल्ली। देखो सबसे पहले तो इसमें एक बात याद रखना, जो स्टार्क 20 उसकी मीटिंग न्यू दिल्ली में हो रही है, और इसको होस्ट कौन कर रहे हैं, इनॉग्रेशन किया है हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसको होस्ट किया है। और ये कौन है, ये मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन। कौन है, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, याद रखोगे, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन है ज्योतिरादित्य सिंधिया। और स्टार्क 25 की मीटिंग को होस्ट करा है, इनॉग्रेशन किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। अब क्वेश्चन ये बनता है सर ठीक है, ये तो सिंपल सा है बात, पर ये बताइए इस मीटिंग में क्या डिस्कस किया गया है। तो देखो ये डिस्कस करा है इसके अंदर टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड। किससे, टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड, इनोवेशन से रिलेटेड, ये सारे डिस्कस किए गए हैं इसके अंदर। क्लियर, याद रखोगे, सिंपल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च नेशनल एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच प्रोग्राम। देख पा रहे होंगे ये निर्मला सीतारमण जी हैं, और इन्होंने वी कैन से लॉन्च की है क्या, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, नेशनल एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच प्रोग्राम। ये क्या है, तो दोस्तों क्या है एमएसएमई, जानते हो आप, एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। और ये एक बिग पार्ट रोल प्ले करती है हमारी इकोनॉमी में। क्या करती है, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी इकोनॉमी में। याद रखोगे एमएसएमई। और क्या है कि ये प्रॉब्लम फेस क्या कर रही है, ये कौन सी प्रॉब्लम फेस करती है, इनको प्रॉब्लम आती है फाइनेंशियल रीच की प्रॉब्लम। मींस पैसा क्या है, जितनी भी एमएसएमई होती हैं इनको रेगुलर बेसिस पर पैसा चाहिए, और रेगुलर बेसिस पर पैसे की रिक्वायरमेंट कौन फुलफिल कर सकता है, सिर्फ ओनली बैंक फुलफिल कर सकती है। तो लोन की फैसिलिटी इजीली अवेलेबल हो जाए एमएसएमई को, दैट इज द मेन मोटिव ऑफ द नेशनल एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच प्रोग्राम। क्लियर, दैट वाज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के कौन मिनिस्टर हैं, निर्मला सीतारमण मैम है। क्लियर, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, हु वॉज कन्फर्ड बुकर प्राइज 2024। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बुकर प्राइज 2024 किसको दिया गया है, तो ये ब्रिटिश की मैम है समांता हार्वे। किसको है, समांता हार्वे को बुकर प्राइज मिला है 2024 का। और इनको क्यों मिला है, तो आप इनके हाथ में देख पा रहे होंगे, ये है ऑर्बिटल, ये नोबल, ऑर्बिटल नोबल नाम लिखा है इन्होंने, ऑर्बिटल नाम से एक नोबल लिखी है, इसलिए इनको बुकर प्राइज दिया गया है समांता हार्वे। और ये ब्रिटिश की सिटीजन है। कौन है, ब्रिटिश सिटीजन है। और इनको कितना मिलेगा, 50,000 यूरो, 50,000 यूरो इनको वी कैन से मनी मिलेगी, प्राइज मिलेगी इनको 50,000 यूरो। याद रखोगे, सिंपल था बट इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, एलेक्स दीदियर फिल्स एमी बिकम न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। देखो नाम डिफिकल्ट है, एलेक्स दीदियर फिल्स एमी, ये बने हैती कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर। अब क्वेश्चन बनता है कि सर हैती कंट्री है कहाँ पर, हमें तो नॉलेज है नहीं, अब आपको ही बताना पड़ेगा कि हैती कंट्री कहाँ है। तो कैरेबियन आइलैंड के बारे में आपने सुना ही होगा, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो आइलैंड है उनको बोला जाता है कैरेबियन आइलैंड। क्या बोला जाता है, कैरेबियन आइलैंड। और अपन दूसरी लैंग्वेज में बोले तो कैरेबियन सी के जो आसपास आइलैंड हैं वो बोले जाते हैं कैरेबियन आइलैंड। और कैरेबियन आइलैंड वेस्ट इंडीज का नाम तो आपने सुना ही होगा, वेस्ट इंडीज टीम कोई कंट्री नहीं है,
ये वेस्ट इंडीज ग्रुप ऑफ आइलैंड है। क्लियर। तो एक आइलैंड इसमें से हैती आइलैंड भी है, जो कि हैती आइलैंड देखो यहाँ पर है, देखो ये है नॉर्थ अमेरिका, क्या है, और ये है साउथ अमेरिका, और ये है कैरेबियन सी, और कैरेबियन सी के बीच में ये है हैती। कहाँ पर है? हैती, ये रहा, याद रखोगे। तो क्या है? हैती एक छोटा सा आइलैंड है जिसके नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, जिनका नाम है एलेक्स दीदर फील एनिमेमी। याद रखना, ये सिंपल सा है। क्लियर। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच सेंट्रल आर्म फोर्स ऑफ इंडिया हैज सेट अप द फर्स्ट एवर ऑल वुमेन बटालियन। ये पूछ रहा है कि बताइए किस आर्म फोर्स ने पहली बार एक अपना पूरा एक बटालियन वुमेन का बटालियन बनाया है। तो वो बनाया है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने, सीआईएसएफ ने। अब क्वेश्चन बनता है, सर सीआईएसएफ सेटअप कब हुई थी? तो सीआईएसएफ सेटअप हुई थी 10 मार्च 1969 को। कब हुई थी? 10 मार्च 1969 को सीआईएसएफ सेटअप हुई थी। अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये बता दीजिए हमें कि सेंट्रल आर्म फोर्स में कितनी फोर्स आती है। तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में 4 फोर्स आती है। कौन कौन सी? बीएसएफ। बीएसएफ क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के और इंडिया के बॉर्डर पर जो कि डिप्लॉय करी जाती है। क्लियर। देन आफ्टर सशस्त्र सीमा बल, जो कि नेपाल एंड भूटान के इंडिया और बॉर्डर पर डिप्लॉय करी जाती है। तीसरी है सीआईएसएफ। ये क्या है? ये सिक्योरिटी देती है जितने भी हमारे पीएसयू, बीआईपी, रेलवे, एयरपोर्ट, इनको ये सिक्योरिटी देती है। देन आफ्टर लास्ट है सीआरपीएफ। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका काम होता है इंटरनल सिक्योरिटी। याद रखोगे, इसका काम है इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द इंडिया। तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे 4 सेंट्रल आर्म फोर्स के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया है। क्लियर। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, हु हैज बीन रिकमेंडेड एज न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी ऑफ नॉर्थ ईस्ट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये पूछ रहा है कि बताइए नए एमडी अभी कौन बने हैं नॉर्थ ईस्ट हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के। तो वो बने हैं दोस्तों मारा कोचा। कौन बने हैं? मारा कोचा अभी एक नए एमडी बने हैं, किसके? नॉर्थ ईस्ट हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के नए एमडी बने हैं। क्लियर। चलते रहे क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री हैज चेयर द कॉन्फ्रेंस ऑफ पावर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन न्यू दिल्ली। देखो आप जानते हो मिनिस्टर ऑफ पावर कौन है? ये है हरियाणा के फॉर्मर सीएम मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर। और मनोहर लाल खट्टर जी ने ये कॉन्फ्रेंस को हेड किया है। क्या किया है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर के जितने भी मिनिस्टर स्टेट और यूनियन टेरिटरी के, उनको बुलाकर न्यू दिल्ली में कॉन्फ्रेंस कराई गई, और जिसको चेयर किया मनोहर लाल खट्टर ने। और इसमें डिस्कस क्या किया गया? तो इसमें डिस्कस किया गया कि फाइनेंस डिस्कॉम क्या है? डिस्कॉम। डिस्कॉम क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ द पावर, उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना। डिस्कशन ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी पर भी डिस्कस करना। देन आफ्टर शॉर्टेज ऑफ एनर्जी, शॉर्टेज ऑफ एनर्जी और दी पावर। तो क्लियर हो गया आपको ये किसने हेड किया? मनोहर लाल खट्टर ने इस मीटिंग को हेड किया। क्लियर। तो इसी के साथ ये भी लेक्चर कंप्लीट होता है। 14 नवंबर के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। और अब ये वीडियो रेगुलरली आएगा, बेफिक्र रहिए। मैं आउट ऑफ सिटी था 3-4 दिन, इसलिए वीडियो नहीं आए थे। अब ये वीडियो रेगुलर आएगा। जय हिंद।